हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस शानदार सी क्लास में, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा बहुत नज़दीक है तो आप लोग बहुत चिंतित होंगे। चिंतित होने के लिए नहीं, आप लोग पढ़ने के लिए हैं, ठीक ना। चिंतित नहीं होके एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी होगा भाई। आप लोग पढ़ते जाइए, जो सिलेबस है उसका रिविजन कीजिए, बार के बार जो है एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, ठीक ना। और चैप्टर वाइज आप लोग रिवीजन करते चलिए। इसलिए हमने यहाँ पर सोचा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारे साथियों को, इसलिए यहाँ पर चैप्टर वाइज हम यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग जरूर उसको देखिएगा। तो स्वागत है यहाँ पर आज की इस क्लास में स्टडी पारस के प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोगों को मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि रूपनारायण सर जो यहाँ तक संस्कृत पढ़ाए हैं, हम तो बहुत दिन बाद आज क्लास ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी प्रिपरेशन चल रहा है और आप लोग का भी चल रहा है। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, है ना। और यहाँ पर यह उम्मीद करता हूँ कि रूपनारायण सर बेहतरीन तरीके से आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद सिखाएं, बहुत सारा संस्कृत में वीडियोस भी बनाएं, क्लास भी लिए। तो आप लोग उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और इस वीडियो को तो अधिक से अधिक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें एकदम बेहतरीन तरीका से पहला चैप्टर का रिविजन करने वाले हैं। और इस तरह से रूप सर भी आप लोगों को आगे, मतलब कल की क्लास में या फिर जो भी क्लास हो आगे, उसमें आप लोगों को वन शॉट की तरह एकदम रिविजन करवाएंगे और चैप्टर वाइज करवाएंगे। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर हम लेकर आए हैं प्रकाश चैप्टर, जो आपका है पहला चैप्टर, उसका वीवीआई क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण, 12th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन को ध्यान में रखिएगा। पूछ देगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के घटनाएं हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा, तारों का चमकना, है ना, तारों का चमकना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या हो सकता है बाबू? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या हो सकता है? ए बी दोनों, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन में देखिए आकाश का रंग नीला भी होता है। इसको आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के तौर पर ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने पहले लिखा है। पर आकाश का है ना, आकाश का नीला दिखना, ठीक, आकाश का नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और यहाँ पर तारों का चमकना एक तरह से यह तो प्रकाश से अपवर्तन के कारण होता है, ठीक ना। तो इसको ज़्यादा वहाँ पर उतना नहीं लीजिएगा, लेकिन जो है यहाँ पर क्या है, आकाश का नीला रंग होना और बहुत सारे जो ऐसी घटनाएं हैं जो आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो दूर का लाइट दिखाई देता है, हम लोगों को लाल जो है अधिक दिखाई देता है और उसके अपेक्षा और रंग बहुत कम दिखाई देता है ना। तो यह किसके कारण होता है मैंने बताया है भाई, आप लोग जा करके देख लीजिए। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे, जितने भी वीवीआई टॉपिक थे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आंतरिक यात्रियों को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने करवा दिया है। आप लोग जा करके देख लीजिए, मानव नेत्र भी पढ़ा दिया है, मानव नेत्र से भी इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के एक घटना दे देगा या फिर एक उदाहरण बताएं तो क्या, आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक ना भैया, आकाश का नीला दिखाई देना। और ये जो है, ये जो क्या हो जाएगा, हाँ तारों का टिमटिमाना क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। हमने शायद प्रकीर्णन में उसका एग्जाम्पल नहीं, प्रकीर्णन में वह नहीं होगा, प्रकाश के अपवर्तन होगा वह, ठीक ना। अपवर्तन के कारण वह दिखाई देता है टिम 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 टिम। चलिए यहाँ पर देखते हैं, विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ऑप्शन है ए अविलंब की ओर, बी है अविलंब से दूर, अविलंब के साथ संपाती, डी है नॉन। यहाँ पर 23 और 24 में पूछा है कि विरल माध्यम से जाती हुई प्रकाश मुड़ जाती है, तो क्यों मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है, यह पूछ रहा है ना। जब ऑप्शन से यहाँ पर पता कीजिए अविलंब की ओर, यानी कि इससे यह मालूम चल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ओर मुड़ जा रही है। तो विरल माध्यम से जाती हुई प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ जा रही है। विरल सघन मैंने आप लोगों को बताया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा प्रकाश के अपवर्तन में वाले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पर देखिए विरल माध्यम, विरल, ठीक, और यहाँ पर सघन बाबू, सघन मतलब घाना और विरल मतलब छेहर, जिसको हम लोग देहाती भाषा में, देसी भाषा में बोलते हैं, ज़्यादा घाना नहीं। जैसे कि आप भीड़ देख रहे हैं, मेला में जाते हैं, मेला बाजार में तो बहुत सारे आदमी रहते हैं, तो वो क्या है, सघन माध्यम है। और आप अकेले घूम रहे हैं, कहीं पर नहर पर घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं अकेले,
वहाँ पर ज़्यादा आदमी नहीं है, तो वह क्या है, विरल माध्यम। विरल मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ा का नहीं, और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है उसको हम लोग सघन कहते हैं, घाना कहते हैं, ठीक ना, सघन, तो सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब प्रकाश आती है बाबू, विरल माध्यम से जब प्रकाश आ रही है, यह अविलंब उसका हो जाएगा। तो अविलंब से इधर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सघन है। आप लोग भीड़ में चले हैं ना, इस तरह से जब मेला में जाते हैं तो इस तरह से जाना है हमको इधर, लेकिन आपको जाना पड़ता है इस तरह से करते करते एकदम उधर, ठीक ना, और फिर उसके बाद बगल से निकलते हैं। हम चाहते तो तिरछे चल जाते हैं, लेकिन भीड़ है जिसके कारण हमको अगल बगल करते हुए निकलना पड़ता है। तो यह क्या है, यहाँ पर बाबू यह तिरछा इस तरह से नहीं पार हो जाएगा, अविलंब से दूर नहीं भागेगा। यह जो इसका रास्ता है यह इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा इस तरह से, है ना, चपाते चपाते, क्योंकि यह जो है ना यहाँ पर बहुत सारे कण रहते हैं, सघन माध्यम है ना, बहुत सारे कण रहते हैं। तो यह क्या हो रहा होगा, कणों से चपाते चपाते, यानी कि कणों से जो है दबते दबते जो है बगल में, है ना, बगल में यहाँ पर क्या हो जाता है, इससे इधर आ जाता है। जाना चाहिए था इधर, लेकिन सघन होने के कारण इधर आ जाता है। आप लोग मेला में देखे होंगे, जाना था हमको इधर, ऐसे तिरछे आ रहे थे, इधर रास्ता यहाँ पर आना चाहिए था हमको, लेकिन क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से भीड़ है, यहाँ तो ठीक था, लेकिन यहाँ से भीड़ है जिसके कारण हमको जो है अविलंब की, यानी कि इधर आना पड़ता है, फिर उसके बाद इधर जाना पड़ता है। तो क्या हो गए, हम अविलंब की ओर मुड़ गए ना, अविलंब की ओर मुड़ गए, तो क्या होगा, अविलंब की ओर, विरल माध्यम से जाती हुई प्रकाश किरण मुड़ जाती है अविलंब की ओर। दूसरा ऑप्शन है, ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल कर भी बताऊंगा, कुछ लिखूंगा भी, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। जवाब जिनको मालूम होगा भैया, जिनको मालूम है वो जवाब दे देंगे, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू लोग, जो यहाँ पर आप लोग बचपन में तो नहीं कर सकते हैं आप लोग, हाँ बचपन में, यहाँ पर मैं आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी दिखा रहा हूँ। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप बबुआ, ये देख रहा है आप लोग को, यहाँ पर देखिए तो हम कितना दिखाई दे रहे हैं, हम शायद दिखाई भी नहीं आप लोगों को दे रहे होंगे, देख सकते हैं आप लोग। यह जो है ना यह क्या है, देखिए आप लोग कितना मतलब जूमिंग थोड़ा सा दिखाई देता है। यह क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसमें देखिए ये जो आप छुइएगा ना बाबू, है ना, छुइएगा ना तो बीच में जो है ना मोटा उठा हुआ लगता है, दिखाई देता हो, मतलब प्रतीत होता है, दिखाई तो दे नहीं रहा है कुछ कि उठा है, मतलब ऐसे छुइएगा ना तो बगल में जो है पतला और बीच में उठा हुआ दिखाई देता है। उठल यानी कि उठा हुआ, यानी कि उठल, जिसको हम लोग देहाती में उठल बोलते हैं, तो उठल है यह, इसलिए उत्तल है, ठीक ना। उत्तल मतलब दोनों जो है ऐसे उठा हुआ रहता है बाबू, है ना, बगल में जो है ऐसे रहता है ना, बगल में इस तरह से उठा हुआ रहता है ना, उठा हुआ रहता है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्म चीज़ों को हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए इसको यदि इस तरह से जूम करेंगे, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, इसको यदि यहाँ पर जूम करें तो देखिएगा यहाँ पर नॉर्मल है, देखिए जूम करें तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, है ना। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ जरूर बढ़ता होगा। तो यह क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है बाबू, यह सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है बाबू। तो यही पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या है, क्या होता है, तो उत्तल लेंस, है ना। पूछ देगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस। अब अगला क्वेश्चन इसी से आ गया, अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि मानव नेत्र में, है ना, मानव नेत्र में किस लेंस का उपयोग होता है ना, बताइए। उपयोग नहीं मतलब मानव नेत्र में किस लेंस का जो है ना, कौन सा लेंस है ना, मानव नेत्र। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपका चौथा हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है ना, लेंस होता है, बताइए, होता है। यदि मैं यहाँ पर और रिव्यू ले एक यहाँ पर इसका मानव नेत्र का, है ना, इस तरह से होता है आपका बाबू। मैं कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रहता है आपको परितारिका, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, और यहीं पर जो है आपका रहता है लेंस, है ना, यहीं पर ना रहता है लेंस बाबू, यहीं पर लेंस रहता है। तो यह किस लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, देखिए तो इस तरह से है, उठा हुआ है दोनों तरफ इस तरह से। तो यह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, तो उत्तल लेंस, उत्तल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है मानव नेत्र वाला, है ना, उत्तल, बाइफोकल, अवतल, बेलनाकार, 24 में पूछा है। तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 20
फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। यह बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोकस दूरी है ना, क्या कर रहा है बाबू, पांचवा कर रहा है फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी जिसको हम लोग एफ भी बोलते हैं, स्मॉल एफ, ठीक। फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या है ना, त्रिज्या जिसको हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं, ठीक ना, कैपिटल आर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, फोकस दूरी तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसको हमने बताया है एफ और आर में जिसको संबंध स्थापित करने आता है तो ठीक है भाई, एकदम ठीक है, ठीक। और उसके बाद यदि जिसको नहीं करने आता तो कर लिए भैया, बहुत महत्वपूर्ण है, आने का संभावना है 5 नंबर में, है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, संबंध बाबू, एफ बराबर आर बाई 2 है ना, यही ना है। या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आर बराबर 2f भी बोल सकते हैं, आर बराबर 2f भी बोल सकते हैं। तो यह आपका संबंध है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि एफ 20 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 20, यानी कि आर बराबर यहाँ पर 40 सेंटीमीटर हो गया। यदि इसी तरह से यहाँ पर देता है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, 30 दूना 60 सेंटीमीटर हो जाता है, सेंटीमीटर लगा दीजिए, है ना। तो इस तरह से भी आ सकता है, आपको आर भी दे देगा और फोकस दूरी पूछेगा, जैसे कि दे दिया कि वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण के फोकस दूरी कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे देगा, तो 10/2 हो जाएगा ना बाबू, एफ बराबर r/2, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी दे करके वक्रता त्रिज्या पूछेगा और वक्रता त्रिज्या दे करके फोकस दूरी भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं, फटाफट से देखते हैं, अब नहीं लिखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और बैटरी भी मोबाइल में बहुत कम है बाबू, इसलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्च लाइट का, है ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट जिसको हम लोग टॉर्च भी एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर जो कोयला वगैरह के खदान में लोग लेकर जाते हैं, माथे पर इस तरह से लगाते हैं, सर्च यानी कि ढूंढने वाला लाइट, उसमें क्या होता है, उसमें किस परावर्तक सतह का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा इस बात को। तो अवतल दर्पण के उपयोग में पूछ देगा तो दाढ़ी बनाने में उसका उपयोग होता है ना। और किस में उपयोग होता है, गाड़ी की हेडलाइट में उपयोग होता है, HM है ना, यहाँ पर गला और कान, और यहाँ पर मतलब ENT के डॉक्टर में ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कि गला, कान और नाक के डॉक्टर में यहाँ पर जो डॉक्टर है उनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ENT के डॉक्टर, है ना, ENT के डॉक्टर यहाँ पर, है ना। 12:30 मिनट हो गया, बैटरी भी डाउन। तो हाँ बाबू, बैटरी डाउन है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा और 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन और देख ले रहा है। यहाँ पर सोलर कुकर, है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है। मैंने बताया कि आप लोगों को अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का उपयोग याद होना ही चाहिए। तो अवतल दर्पण में याद रखिएगा, ENT के डॉक्टर उपयोग करते हैं उनका, गाड़ी की हेडलाइट में, और सर्च लाइट और टॉर्च में भी उसका उपयोग होता है, और दाढ़ी बनाने में तो बाबू होता ही है ना। तो सर्च लाइट और टॉर्च में भी उसका उपयोग होता है, इसलिए ये जो है सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक ना। रोगियों के देखिए आ गया, रोगियों का नाक, कान, गला आदि के जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किसका, अवतल दर्पण का, ठीक ना, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, यह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग देखिए VVI क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, इसलिए आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ। आप लोग अपवर्तन को ठीक से पढ़ लीजिएगा, परावर्तन को पढ़ लीजिएगा और वर्ण विक्षेपण को पढ़ लीजिएगा। इसमें से आप लोग को बहुत ज़्यादा मार्क्स आप लोग गेन कीजिएगा। और उसमें आप लोग 5 नंबर वाला देख लीजिए, 5 नंबर वाला में आप लोग प्रिज्म में प्रकाश का जो है एक तरह से श्वेत प्रकाश को फिगर पारने वाला देगा, अपवर्तन वाला, वर्ण विक्षेपण वाला, और F और R में संबंध वाला यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो है उसको, और 1/f बराबर जो आपका 1/a बराबर 1/v + 1/u है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी कि दर्पण सूत्र को। तो यहाँ पर मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।